हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था लाइक प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट फंक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। वैसे अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं, हेडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स देखो, अगर देखोगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करना, हमारे पास जैसे वहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हुआ करते थे, यहाँ पे भी क्या होगा, रियल एक्सिस और एंड इमेजिनरी एक्सिस होगा। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस में अगर देखेंगे, जहाँ पे रियल नंबर की बात करते थे, वहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, इधर कितना होगा, -1, -2, -3। सेम इमेजिनरी एक्सिस में यहाँ पे 0 होगा, तो अगर इस साइड पॉजिटिव होगा, इस साइड नेगेटिव होगा, यानी कि i, 2i, 3i, 4i, इधर कितना होगा, -i, -2i, -3i। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक प्लेन यूज करते हैं जिसका नाम होता है ऑर्गेन प्लेन। देखो, जैसे कि अगर हम बात करें ऑर्गेन प्लेन होता क्या, ये कौन सा एक्सिस है, ये रियल एक्सिस हो गया, ये रियल एक्सिस हो गया, और ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, z = 2 + 3i। इसका मतलब ये हुआ, रियल पार्ट जो होगा वो 2 होगा और इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, 3 होगा, यानी कि रियल एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, ये कितना होगा, -1, -2, -3, -4, ये, और ये कितना होगा, i, 2i, 3i, 4i, -i, -2i, -3i। देखो, अब हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है z = 2 + 3i, यानी कि रियल वैल्यू 2 होगा और इमेजिनरी वैल्यू 3 होगा। ये हो गया हमारा z पॉइंट 2, 3। अब ये इसको बोलते हैं कार्टेशियन, मतलब कार्टेशियन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे 2, 3 पेयर ऑर्डर के फॉर्म में लिखा जाता है। पेयर ऑर्डर फॉर्म यानी कि रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में आता है। अगर ना, अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर z की वैल्यू 2 + 3i है, तो मॉड z कितना आता है, मॉड z आएगा रियल एक्सिस का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी एक्सिस का स्क्वायर, जो वैल्यू आएगा वही मॉड z आएगा। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 30। ये आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा इसको देखते हैं। z की वैल्यू 1/2 - 3/2i होगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑल्सो फाइंड आउट मॉड z की वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो एक मिनट देखो, यहाँ पे z की वैल्यू है 1/2 - 3/2 इंटू i। तो देखो यहाँ पे जो x की वैल्यू है, यानी कि अगर z = x + i से कंपेयर करते हो, तो x की वैल्यू कितना आता है, 1/2, y की वैल्यू कितना आएगा, -3/2। ठीक है, तो रियल वैल्यू जो है 1/2 है, इमेजिनरी वैल्यू जो है कितना, -3/2। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये कौन सा एक्सिस, रियल एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, और यहाँ पे आएगा 1/2, यानी कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1, ये -2, ये -3, और यहाँ पे कितना आएगा, 1 2 3, यहाँ पे कितना आएगा, -1 -i, यहाँ पे i के फॉर्म में रियल एक्सिस है, तो -1 2 लिख सकते हो, -3 -4। ठीक है, तो यहाँ पे ना 1/2 कहाँ पे होगा, इसके इधर होगा 1/2, और -3/2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, -3/2 यहाँ पे होगा, और 1/2 यहाँ पे आएगा। जो पॉइंट z की कॉम्प्लेक्स z = 1/2 - 3/2i है, ये यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, यानी कि 1/2, -3/2 होगा, और ये जो वैल्यू आएगा, ये आएगा मॉड z कितना होगा, मॉड z = √1/2 का होल स्क्वायर प्लस -3/2 का होल स्क्वायर, ये होगा 1/4 प्लस 9/4, ये आएगा कितना, √10/4। तो ये हमारा मॉड जेड आया
जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ आर या कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इतना नोट करो तब तक। उसके बाद हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन लिखते हैं। देखो, अब बात चल रही थी मॉड की, तो मॉडुलस, देखो मॉडुलस होता क्या है? मॉडुलस ऑफ जेड, वही चीज़ जो अभी बताया था कि मान लेते जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, और एक्स और वाई दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तो ये रियल एक्सिस हो जाएगा, ये मेरी एक्सिस हो जाएगा। एक्स कॉमा वाई यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। ठीक है, तो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ जेड आता है एक्स कॉमा वाई, तो मॉड ऑफ जेड कितना आएगा? ये हो गया मॉड ऑफ जेड। मॉड ऑफ जेड की वैल्यू अभी हम लोगों ने पढ़ा था, मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? ये आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसी भी चीज़ का मॉड निकालते हो तो हमेशा यही फॉर्मूला अप्लाई करना। फॉर्मूला क्या, एक प्रकार से सबको पता ही चल जाता है कि मॉड क्या होता है। सुनो, छोटी सी बात, आगे हम बढ़ते हैं। अगर देखेंगे हम जेड की वैल्यू यहाँ पे दिया है 3 माइनस 4i, और जेड की वैल्यू 3 प्लस 4i। इसको Z1 ले लो, इसको Z2 ले लो, दोनों का अगर जब मॉड निकालते हैं तो देखो सेम आएगा। तो इसीलिए Z1 मॉड Z1 आएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये कितना आएगा? 9 प्लस 16, और ये हो जाएगा अंडर रूट 25। यहाँ पे दो वैल्यू आता है प्लस माइनस 5, बट हम लिखते हैं प्लस 5 क्योंकि मॉड जो होता है हमेशा पॉजिटिव में होता है। यहाँ पे Z1 की वैल्यू, अब Z2 की वैल्यू क्या होगा? Z2 की वैल्यू सेम यहाँ पे होगा, सेम वैल्यू आएगी 3 3 जा 9, और माइनस माइनस का स्क्वायरिंग हो जाता है, तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर प्लस में आ जाता है। तो यहाँ पे 9 प्लस 16, ये कितना होगा? अंडर रूट 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 5। देखोगे, इसका कहने का मतलब ये है कि जो इसका मॉड Z1 मान लेते हैं, जो वैल्यू था हमारे पास 3 प्लस 4i। एक बार समझते हैं इस चीज़ को, क्यों दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। कहने का मतलब ये होता है कि 3, 4, ये हो गया 3, और ये हो गया 4, एंड ये हो गया 3, ये हो गया -1। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट मिल रहा है हमारे पास, ये वाला Z1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और Z2 जो होगा 3, x की वैल्यू अगर 3 हो, y की वैल्यू कितना? -4, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तुम लोग देख रहे होगे, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस ये होगा, इसीलिए दोनों मॉड Z की वैल्यू Z1 और Z2 की वैल्यू हमेशा सेम आ रही है। तो मॉड Z1 और Z2 इसका मतलब ये होता है कि इसके और इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है। ठीक है, इसके और इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके, आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि जैसे देखो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, देखो क्वेश्चन लिखते हैं, इफ मॉड Z1 2 प्लस 3i एंड मॉड Z2 4 माइनस 3i है, फाइंड आउट Z1 मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 डिवाइड बाई 2 कितना होगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सेम है। तो देखो ये मॉड Z1 नहीं दिया, Z1 दिया है। ठीक है, ओके, ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया। ओके, Z1 और Z2 दिया है और हमको मॉड Z1 Z2 निकालना है। तो मॉड Z1 कितना आएगा? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 अंडर रूट 30। ओके, मॉड Z2 कितना आएगा? ये आएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये कितना आएगा? 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो ये आएगा अंडर रूट 25, यानी कि इसका वैल्यू आएगा कितना? 5। ठीक है, तो Z1 Z2 की वैल्यू पता चल गया। हमें फाइंड आउट करना था Z1 डिवाइड बाई Z2 का डिवाइड। ठीक है, तो इसका लिखो अंडर रूट 13 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, इसका आंसर इतना है। सुनो, अगर हमारा ऑप्शन डेसिमल में दिया होगा तो अंडर रूट 13 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि 4 से कम आएगा,
और 5 है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद डिवाइड बाई 2 कर देगा, तो ऑप्शन मैच कराने के बाद कोई ना कोई एक ऑप्शन आ जाएगा। छोटा सा ना हम कॉन्सेप्ट ये पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि ऑर्गेनिक प्लेन के बारे में, कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट किसी में भी आए, उसका हम कैसे एंगल निकालते हैं ये फाइंड आउट करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं, हेडिंग लिखते हैं। देखो आर्गुमेंट, देखो आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड या आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, देखो जैसे कि अभी ना हम लोग एंगल निकालते थे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे तो इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, या कोई पॉइंट इधर हो गया तो ये कितना एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल निकालते हैं। सेम वैसे यहाँ पे भी है, सेम वैसे यहाँ पे भी है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा किस क्वाड्रेंट में होगा या कितना एंगल बनाएगा ये फाइंड आउट करना होगा। देखो हमारे पास टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4, ठीक है। तो पहला क्वाड्रेंट एंड दूसरा क्वाड्रेंट एंड तीसरा क्वाड्रेंट। देखो अगर मान लेते हैं जेड की वैल्यू दिया है x प्लस आई वाई, ठीक है, इसका मतलब ये होगा x और y दोनों अगर पॉजिटिव होंगे, ये कौन सा रियल एक्सिस मतलब x एक्सिस रियल एक्सिस, ये y एक्सिस, मान लेते हैं यहाँ पे x की वैल्यू आती है, यहाँ पे y की वैल्यू आती, और इसके बीच में कोई ना कोई एक एंगल बनता है जो x, y होता है ये, और इसको बोलते हैं थीटा या एल्फा बोल, क्या बोल दो, एल्फा बोल, ठीक है। एल्फा कितना आया, एल्फा आएगा tan इनवर्स इमेजिनरी एक्सिस डिवाइड बाई x। ये किसके लिए होगा, जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। मान लेते हैं यहाँ पे कुछ एंगल होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, इसके लिए कुछ अल्फा ये होगा, इसके लिए कुछ अल्फा ये होगा, इसके लिए कुछ अल्फा ये होगा, मतलब थर्ड फोर्थ के लिए अलग होगा। बट एक बात ध्यान रखना, हमारे पास एक वैल्यू ऐसा आता है जिसका नाम देते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। देखो IIT JEE में क्वेश्चन क्या पूछता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन क्रिएट होता है यहाँ पे, कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है इसका जो आंसर आना चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू होना चाहिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारे पास अल्फा यानी कि जो थीटा आता है, थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -π से लेके +π के बीच में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। और हम प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा फाइंड आउट करते हैं जब अगर वहाँ पे कुछ नहीं बोला है, तो जितने भी एंगल आएगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। देखो अगर हम बात करें आगे 4 क्वाड्रेंट में, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट जहाँ पे जेड की वैल्यू दिया है x प्लस आई वाई, दूसरी जगह दिया है सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, x से हमेशा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे z दिया है x माइनस प्लस आई वाई, यहाँ पे और इसको बना लेते हैं, ठीक है। इसके लिए है z दिया है -x माइनस 1, इसके लिए z दिया है कितना, z इक्वस टू x माइनस आई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव हैं, ये कौन सा रियल एक्सिस हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया, रियल एक्सिस पे x है और इमेजिनरी एक्सिस पे y है, यानी कि ये एंगल बनाएगा, इसको बोलेंगे अल्फा, इसको क्या बोलेंगे अल्फा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू अल्फा होगा कब, जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये आएगा tan इनवर्स y डिवाइड बाई x होगा। यहाँ तक को सबको समझ में आया, हाँ। अब बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है, और ये है -x और ये है y, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। तो देखो इसको 2 तरीके हैं सॉल्व करने के, एक या तो ये एंगल प्लस ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लो, बट हमें अल्फा पता है। अल्फा क्या होता है, एक ऐसा एंगल जो इन ये x एक्सिस और इस एंगल के बीच में बना होता है, इसको बोलते हैं अल्फा। तो देखो x एक्सिस और इस लाइन के बीच में जो एंगल होगा ये मान लेते हैं अल्फा ही होगा, क्योंकि हमेशा x एक्सिस से जो बनता है उसको बोलते हैं अल्फा। तो देखो जो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में इसके लिए हम ऐसा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो टोटल हमें पता है टोटल कितना होता है पाई, अगर टोटल में से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, हाँ। तो जो दूसरा वाला आएगा
अल्फा इक्वल टू हमेशा अल्फा की वैल्यू कितना होगा, tan इनवर्स y डिवाइड बाई एक्स होगा, ठीक है। बट थीटा कितना आएगा, थीटा होगा टोटल में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे, इतना ऊपर जाओगे, यानी कि थीटा माइनस थीटा टोटल में से कितना पाई, पाई माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितना है, ये आएगा पाई माइनस tan इनवर्स y डिवाइड बाई एक्स। ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। ये बात याद रखना क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये टोटल का टोटल कितना था, पाई था। अब पाई में से अगर ये वाला एंगल हमें पता है अल्फा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा थीटा नहीं मिल जाएगा, ये वाला थीटा नहीं मिल जाएगा। हाँ चलो थर्ड वाले क्वाड्रेंट में देखते हैं। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में क्या दिक्कत है, दोनों को दोनों क्या है माइनस, दोनों को दोनों क्या है माइनस। अगर ये माइनस एक्स है तो ये कितना होगा माइनस वाई। इसके बीच के एंगल देखो, तीन चीज़ पॉसिबिलिटी है, एक ये वाला हो सकता है और एक ये वाला हो सकता है। अच्छा इसमें ना क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है, अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में पढ़ा। प्रिंसिपल वैल्यू होता क्या, प्रिंसिपल वैल्यू एक्चुअली हमारे पास जो भी वैल्यू आएगा माइनस पाई से लेके पाई के बीच में आना चाहिए, ठीक है। बट अगर जैसे हम इसको मेजरमेंट करते देखोगे पाई तो हो गया, बट पाई से ज़्यादा भी एंगल आ रहा है, ठीक है। तो हमें हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना होगा, तो हमें दूसरा टेक्निक लगाना पड़ेगा। अगर प्रिंसिपल वैल्यू को रूल में रखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्गूमेंट निकालना, आर्गूमेंट ऑफ जेड थर्ड अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो ये देखो टोटल कितना होता है, ये होता है टोटल माइनस पाई और ये होता है टोटल प्लस पाई, राइट। हाँ तो इस वाले कॉन्सेप्ट में अगर ये हमें अल्फ़ा पता है, ये हमें अल्फ़ा पता है, तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। हाँ थीटा इक्वल्स टू कितना होगा माइनस पाई। अब देखो सेम डायरेक्शन, इस वाले डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, और अल्फ़ा की वैल्यू तुम्हें पता है कितना होना चाहिए, tan इनवर्स y डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। tan इनवर्स y डिवाइड बाई एक्स होना चाहिए। यहाँ पे आएगा पाई माइनस tan इनवर्स y डिवाइड बाई एक्स होगा। ये हो गया थीटा के लिए, ये हो गया किसके लिए, थीटा। थोड़ा सा ना हम यहाँ पे आते हैं फोर्थ वाले क्वाड्रेंट। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में क्या है, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में अगर देखोगे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, यानी कोई ना कोई एंगल यहाँ पे आके बना रहा होगा, कोई ना कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होगा जो एंगल ये बना रहा होगा। तुम लोग ध्यान से सुनना, हमें दो तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हो। पहला तरीका ये हो गया कि इसको इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो, थीटा कितना होगा। दूसरा तरीका ये होगा ये कितना होगा। बट हमें रूल के हिसाब से जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो माइनस पाई से लेके प्लस पाई के बीच में होना चाहिए, इसीलिए हम ये वाला एंगल नहीं सेलेक्ट करते, ये वाला एंगल सेलेक्ट करते। तो ये वाला एंगल देखते हैं, ये वाला एंगल आएगा थीटा इक्वल्स टू अल्फा। अच्छा थीटा इक्वल्स टू अल्फा, ये देखो अगर इधर जाता तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा था, बट उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या होगा माइनस अल्फा होगा, और माइनस अल्फा इन द सेंस tan इनवर्स y डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, y डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। अब ये हर बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, जेईई मेंस हो गए या सीईटी एग्ज़ाम्स हो गए या कोई अदर एग्ज़ाम्स हो गए। एक एग्ज़ाम्स है ISI के बारे में, तो उसको बाद में हम डिस्कस करते हैं, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम वो भी बताएंगे। बट जो ये सारे आर्गूमेंट पूछे जा रहे हैं, आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे z इक्वल्स टू 2 + 3y, इसके क्या होंगे, तो वो अभी हम फाइंड आउट करने वाले हैं, तब तक इसको नोट कर लो। ओके एक क्वेश्चन लिखते हैं, हो गया, चलो क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड आउट आर्गुमेंट ऑफ z इफ z इक्वल्स टू 1 + √3i। इसका हमें आर्गुमेंट फाइंड आउट करना। आर्गुमेंट मतलब एंगल होता है, ठीक है। एंगल फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारे पास ऑर्गेन प्लेन था उस पर कितना एंगल बनाएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो ये कितना है, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस इन द सेंस इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो जो वैल्यू यहाँ पे है ये है रियल वैल्यू है 1, √3। तो कहने का मतलब ये एंगल कितना इसके साथ बना रहा होगा, थीटा कितना बना रहा होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था थीटा इक्वल्स टू अल्फा, ये आएगा अल्फा की वैल्यू y डिवाइड बाई एक्स, tan इनवर्स y डिवाइड बाई एक्स, ओके।
तो y की वैल्यू कितना है, यानी कि इमेजिनरी वैल्यू कितना है, √3 डिवाइड बाई 1। अच्छा tan इनवर्स √3 कितना होगा, ये जल्दी बता दो। tan इनवर्स √3 कितना होगा, π/6 या π/3, π/3। तो हमारे पास यहाँ पे लिख सकते हो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू π/3 कितना एंगल बना रहा, π/3 बना रहा, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर π/3 बना रहा। ओके, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ठीक है। फाइंड आउट आर्गुमेंट ऑफ z इफ z इक्वल्स टू -1 √3i। देखो वहाँ पे दोनों के दोनों क्या थे, पॉजिटिव थे, यहाँ पे दोनों में क्या है, नेगेटिव है। इसके दो एंगल आते हैं, बट हमारा हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, इसको देख लेते हैं, अभी बताया था जस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा जो एंगल फाइंड आउट करना होगा -π से लेके +π के बीच में होगा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो अगर बात करते हैं -1 और -√3 ये थर्ड वाले में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तो यानी क्या, जो एंगल बनाएगा ये वाला एंगल बनाएगा। अच्छा ये वाला एंगल क्यों नहीं मेजरमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला एंगल π से ज़्यादा हो जाता है। किससे ज़्यादा होता है, π से ज़्यादा, इसलिए वाला एंगल मेजरमेंट नहीं करेंगे। तो ये जो एंगल आएगा थीटा आएगा, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू, हम लोगों ने थर्ड एंगल के लिए पढ़ा था, टोटल कितना था -π में ये वाला एंगल कितना है, अल्फा, तो -π प्लस अल्फा आ जाता है। अल्फा की वैल्यू सबको पता है, अल्फा की वैल्यू हमेशा होता है tan इनवर्स इमेजिनरी वैल्यू डिवाइड बाई रियल वैल्यू। ये आएगा कितना, अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स √3, तो ये आएगा कितना, ये आएगा π/3, 60 की वैल्यू होता है √3। तो यहाँ पे आया थीटा इक्वल्स टू -π प्लस π/3, यानी कि -3π प्लस π डिवाइड बाई 3। तो देखोगे -3π प्लस π को जब भी ऐड करते हो तो यहाँ पे आता है -2π/3। अच्छा ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, क्यों नहीं नेगेटिव लाए, देखो हमारे इस डायरेक्शन में जाते हैं, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल होता है थीटा यानी कि पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इस वाले क्लॉकवाइज में एंगल क्या होता है, माइनस होता है। ये बात ध्यान रखना, सबको पता ही होगा, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है, इस वाले डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। तो हम उल्टा डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो नेगेटिव ही आएगा। अगर हम इस वाले डायरेक्शन में चलते तो ये पाई हो गया और ये π/3 आ जाएगा, तो यानी कि π प्लस π/3 4π/3, जो कि π से ज़्यादा आएगा। ओके, तब तक इसको नोट करो। एक क्वेश्चन और लिखो, z इक्वल्स टू -1 - i फाइंड आर्गुमेंट ऑफ z कितना हो। देखो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, आर्गुमेंट ऑफ z हमेशा वही फाइंड आउट करना है। ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है ये चेक करना होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ ना कहीं कहीं एग्जिस्ट करेगा, -1, -1, यानी कि tan इनवर्स जो अल्फा आएगा 1 डिवाइड बाई 1 आएगा और ये हो जाएगा π/4 हो जाएगा। बट हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे, थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस पाई प्लस अल्फा आता था। इस डायरेक्शन में अल्फा मूव करते थे, तो ठीक है, कितना आएगा -π प्लस π/4। ओके, तो ये कितना आएगा -4 -3π/4 आएगा। नोट करो। ओके, ये क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू -i 9 प्लस i डिवाइड बाई 2 - i। इसका हमें
आर्गुमेंट फाइंड आउट करना कैसे करते हैं? देखो सबसे पहले जो z दिया है हम उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, कितना होगा 9 प्लस आई डिवाइड बाई 2 माइनस आई, ये दिया है। इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? सिंप्लीफाई करना मैंने बताया था, देखो कुछ भी हो जाए नीचे जो है आई नहीं आना चाहिए, कुछ भी करो इसमें z इक्वस टू यहाँ पे होगा माइनस आई 9 माइनस आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस आई आएगा, हाँ या ना? ठीक है, तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होगा -1, तो ये आएगा -9i, ये हो गया प्लस डिवाइड बाई 2 माइनस आई। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो किससे सिंप्लीफाई? 2 प्लस आई से मल्टीप्लाई करो। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ये कैसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, रेशनलाइजेशन करने पे सॉल्व हो जाएगा। चलो बताओ मुझे, 9 2 जा 18, अच्छा कोई दिक्कत है नहीं, 9 2 जा 18 -18 आई हो गया, ठीक है। -9 इंटू आई, तो -9 इंटू 9 आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 1 जा 2 प्लस आई, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ये आएगा a प्लस बी माइनस बी, 2 2 जा 4 प्लस 1, 2 2 जा 4 प्लस 1, तो यहाँ पे आता है हमारे पास 9i स्क्वायर है तो -1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा +9 आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू कितना आएगा +9 आ जाएगा, और +9 + 2 11 और ये आएगा -17i डिवाइड बाई 5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और इसका हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग इसका आर्गुमेंट निकालना है, क्या निकालना आर्गुमेंट। आर्गुमेंट निकालने के लिए हमें देखना होगा कि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में आ रहा। देखो सबसे पहले यही चेक करना होता क्योंकि हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। यहाँ पे इस बार साफ साफ मेजरमेंट किया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालना है। तो अगर ये थर्ड में है, ये किस में है, थर्ड में है, सेकंड में है, फर्स्ट में, देखो एक बार चेक करो, ये है फोर्थ में, ये किस में है फोर्थ में है। अगर फोर्थ में देखेंगे 11/5 कॉमा -17/5 आएगा। एक्स जो है पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब थीटा इक्वस टू -अल्फा हो जाएगा। और अल्फा की वैल्यू तुम्हें पता है tan इनवर्स 17/5 डिवाइड बाई 11/5, तो ये आता है tan इनवर्स 17/11, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू ये हो गई, हमें निकालना था थीटा यानी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब ये अगर जेड की वैल्यू ये है तो हमारे आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वस टू कितना होगा 11/5 थीटा माइनस अल्फा, तो माइनस आ जाएगा -tan इनवर्स 17/11। नोट करो, ठीक है, ये हो गया इतना, ठीक है। तो माइनस के साथ आएगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, लिखो तब तक इतना नोट करो। हो गया क्या, नोट करो जल्दी से, ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ i प्लस 1 i माइनस 1 अच्छा 1 माइनस आई लिखो, ठीक है, 1 माइनस आई लिखो। इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगा? अच्छा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इसको जेड दे दो, यहाँ पे लिख लो आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है, नोट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जेड इक्वल्स टू 1 प्लस आई लिख लो, और यहाँ पे 1 माइनस आई दिया, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई 1 प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर, ये आएगा बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि प्लस
ये आएगा 1 स्क्वायर, तो ये आएगा कितना, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2i डिवाइड बाई कितना 2, डिवाइड बाई कितना 2, तो यहाँ पे आया कितना 0 प्लस 2i, तो i आ जाएगा। तो ये जो z की वैल्यू आया हमारे पास कितना आया है i। अगर z की वैल्यू i आया है तो आर्गुमेंट ऑफ z, देखो ध्यान से देखो, तुम ना बिना फॉर्मूला के सॉल्व कर सकते हो। ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस, y एक्सिस। y एक्सिस को क्या बोलते हैं हम, इमेजिनरी एक्सिस। तो देखो इस साइड में जो जाता है 1 2 3 4 जाता है, इधर कितना जाता है i 2i 3i 4i, ठीक है। इधर कितना जाएगा -1 -2, सेम इधर माइनस माइनस, ठीक है। तो हमें इस बार z की वैल्यू कितना दिया है, i दिया है। i कहाँ पे आएगा, देखो कि यहाँ पे आएगा। अगर i यहाँ पे आ रहा तो यानी कि इस एक्सिस से कितने एंगल मूव कर रहे हो, 90 डिग्री। कितने एंगल मूव कर रहे हो, 90 डिग्री। तो आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू π/2 आ जाएगा। तुम फॉर्मूला भी लगाओगे तो भी वही आएगा, चेक कर लेते फॉर्मूला। अगर ये देखो लाइन पे ही आ रहा तो ये कितना होगा tan इनवर्स y डिवाइड बाई x, y डिवाइड बाई x, ये हो गया अल्फा की वैल्यू। अल्फा tan इनवर्स y की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई 0। tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू हमेशा होती है, tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू हमेशा होती है कितना π/2, तो भी आंसर आएगा। बट अगर तुम कॉन्सेप्ट से चलोगे i आ जाए, 2i जाए, 3 आ जाए या 4i आ जाए, तो ये हमेशा इसका वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री होगा, π/2 डिग्री होगा। ओके, तो इसको नोट करो, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।